नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोनी पेनी मॉडल। बैंड थ्योरी का बेसिकली एक लास्ट पार्ट है ये, है ना। तो पर्दा खोल देते हैं और डिस्कस करते हैं हम आज का ऑब्जेक्टिव। आज के ऑब्जेक्टिव में पहले अगर हम देखें तो हम ब्लोच फंक्शन पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हमने बात की थी कि पीरियोडिसिटी की है, बे फंक्शन पीरियोडिक होगा। एक पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं पीरियोडिक की बात कर रहे थे हम, कुछ इस तरीके से। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ एक एटम है और यहाँ इस तरीके से ऐसे करके पीरियड मिल रहा था, पोटेंशियल मिल रहा था। लेकिन उस मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो हमको क्या करना था, हमको नए मॉडल की तरफ सोचना था, और जो मॉडल है क्रोनी पेनी मॉडल। तो देखेंगे कि क्या क्रोनी पेनी मॉडल क्या होता है, क्या उससे बैंड थ्योरी पूरी एक्सप्लेन होती है, या कहिए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्शन इन मेटल्स पूरी तरीके से डिफाइन होता है या नहीं। स्पेसिफिक हीट वगैरह तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, लेकिन बैंड गैप, मेटल्स में चेंजेस, वो नहीं डिस्कस कर पा रहे थे हम, जो हमने ब्लोच फंक्शन में जोड़ा था नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद। तो इन सब टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और देखेंगे कि क्रोनी पेनी ने ऐसा क्या किया जिससे वो चीजें सॉल्व हो सकी, और उन्होंने किस अप्रोच को अप्लाई किया। तो हम उनकी पहली, वही जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्या अप्रोच उन्होंने अप्लाई की, और देन उसके बाद मैं उसके रिजल्ट्स को सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इससे रिलेटेड तो डायरेक्टली क्रोनी पेनी मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है, लेकिन हो सकता है जब भाई सिलेबस में है आपके बैंड थ्योरी, तो नेक्स्ट टाइम इससे दे दे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि सॉलिड स्टेट का आपके पास बहुत लिमिटेड स्कोप है ना। उनको 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके में रखने हैं, तो एक बार एक टॉपिक, दूसरी बार दूसरी टॉपिक, तीसरी टॉपिक, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कोई टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए, रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं। तो मेरे बारे में आपको पता है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं जीवितेश हूँ और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे सब कुछ पेड नहीं है, है ना। जो हम कहते हैं कि सब कुछ पेड नहीं है, बहुत कुछ फ्री भी है, जैसे कि स्पेशल सेशंस हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं वो फ्री हैं। जैसे कि मैं उस पर ईएमटी आजकल डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। 30 सेशंस में मैंने वो डिस्कस करी है, तो उसमें 25 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो वहां पर सब कुछ पेड नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पे हम लोग आपको फ्री पढ़ाते ही हैं, लेकिन आपको अगर सक्सेस अपनी कंफर्म करनी है, आपको डेली लाइव क्लासेस लेनी है, आपको डेली लाइव क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, आपको अपने टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी चाहिए होगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को देखना चाहते हैं, आपका स्टडी प्लान होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, आपके सारे डाउट सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए अनअकैडमी ऑफर करता है आपको सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक, दो ऑप्शन है आपके पास जो अलग अलग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग है। अब प्राइस है तो सब्सक्रिप्शन है तो प्राइस होंगे, और प्राइस हाइक होते ही हैं ऑब्वियसली। तो अभी प्राइस हाइक होने वाले हैं, जितना जल्दी हो जाइए उतने जल्दी सब्सक्रिप्शन आप कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो वर्तमान में क्या प्राइजेस है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों ऑप्शन है आपके पास, प्लस के और आइकॉनिक के। इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो आप जब भी, ये आपकी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन है, लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 1 ईयर का लीजिए। बिकॉज होता ये है कि 6 महीने के लिए आपको 10,125 देना पड़ता है, जबकि आपको 12 महीने के लिए 2,250 रुपए में +6 मंथ आपको मिल जाता है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा ये ले। और अगर आप एमएससी स्टूडेंट है तो नो डाउट आपको ये 2 साल वाला लेना चाहिए। इसमें मात्र 18,000 रुपये में आपको 2 महीने अभी 2 साल पूरे मिल रहे हैं, और अभी एक ऑफर भी चलता रहता है, तो जिसमें 1 मंथ आपको ज्यादा मिलता है अगर आप 1 ईयर का लेते हैं तो ये सब हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लीजिए। क्यों लेना है, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, सुरभि मैम है ना, और अक्षय सर हैं। ये लोग अभी अभी अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 9 जून को मैम का कोर्स स्टार्ट हुआ है, और सर का 9 जून को स्टार्ट हुआ है क्वांटम का। अभी कुछ नए कोर्सेज भी और स्टार्ट होने वाले हैं, उनको मैं कल बताऊंगा आपको।
तो ये जल्दी ही आपको ले लेना है। कोड मेरा JKR9, कभी बोलना नहीं है, इसी को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, मैं ये मेरी आईडी है अनअकैडमी की, मैं यहाँ पर अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, रेस्पॉन्स करूंगा, और जो भी आपकी सारी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तो आप कभी भी कोई भी इशू है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, तुरंत मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई करना। तो चलिए अभी कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं आज के। क्रोनिंग पेनी मॉडल, है ना। देखिए, जब भी कोई नया मॉडल आता है वो पुरानी चीजों को कुछ पकड़ता है, मैंने आपसे कहा ही था। और ये भी सच्चाई है कि जब भी कोई नई चीज आएगी वो पुरानी चीज को डिनाई नहीं करेगी, मॉडिफाई करती है ना। ऐसा होता ही है, खासकर फिजिक्स में इसलिए होता रहता है क्योंकि उससे पहले की थ्योरीज जो हैं वो पैरेलली किसी और थ्योरी के रेस्पेक्ट में है। तो ऐसे ही आगे जब क्वांटम डेवलप हो गई तो जो मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी उनको भी समझना थोड़ा आसान हो गया। तो क्रोनी पेनी ने किया क्या, पहली चीज उनकी एजम्पशन थी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन हैज द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक एरे ऑफ स्क्वायर वेल एज इंडिकेटेड इन फिगर। उन्होंने जो पोटेंशियल था ना वो पीरियोडिक ले लिया, वहां पर भी बात कर रहे थे पहले भी, लेकिन अब फिर इन्होंने पीरियोडिक, मतलब जो ब्लोस थे उन्होंने भी बात की थी कहीं ना कहीं ऐसी, लेकिन वो इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने ले लिया क्योंकि क्वांटम उधर आ गई थी, क्वांटम में से चीजें इलेक्ट्रॉन मोशन कंफर्म हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर ये ली। है क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो रीजन है। एक रीजन ये रीजन है जिसमें आपका पोटेंशियल V0 है, एक रीजन ये है जिसमें आपका पोटेंशियल पीरियोडिसिटी की हम बात कर रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या पीरियड है इसका, कमेंट करिएगा क्या पीरियड है इसका। तो द पीरियड ऑफ दिस पोटेंशियल फंक्शन इज, आप देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, इससे पहले भी सेम एज ऐसे ही था और उसके आगे भी ऐसे ही, मतलब ये -B0, फिर यहां तक -B0। तो ये जो विद है, -B का मतलब ये 2B हो जाएगा, चिंता ना करिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये इतना रीजन आपस में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका A+B। तो ये इसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी। पोटेंशियल क्या है जी, आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट रीजन, इस रीजन में जब आपका आपका मतलब हमारा x -B से 0 के बीच में है, तब V आपका V0 है। जब आप सेकंड रीजन में जाते हैं, आप 0 से लेके x a के बीच में है, तब आपका ये है। आपको पता है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर आप लिखें तो वो होती है d2y/dx2 प्लस, यहाँ पर क्या आता है जी 2m/h, यहाँ पर वाला यहाँ आ जाता है मोमेंटम ऑपरेटर में से, और E एनर्जी सही। ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, इसको आप सॉल्व करते हैं इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर, और ये सब बेसिकली इस बाउंड्री और इस बाउंड्री, मतलब इन सब बाउंड्रीज पे आप पीरियोडिक में है तो इसको लेंगे या इसको, किसी एक को ले लीजिएगा, और यहाँ पे सब करने के बाद सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं और उससे हमें क्या मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ऐसे ही होता है भाई, यहाँ से आगे मैं उसको नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन मेन पर्पज यही, अजम्पशन हमें समझनी है, देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट, और हम उसके बाद आगे की तरफ करेंगे। यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, उसको वो सॉल्व करेंगे, आगे क्या मिलेगा उनको। तो जो सॉल्यूशन करेंगे, द सॉल्यूशन इन द रीजन, इस रीजन में ए और बी में, मस्ट बी रिलेटेड टू द रीजन ऑफ दिस। कैसे, कहने का मतलब क्या है जी, इस रीजन का सॉल्यूशन और इस रीजन का सॉल्यूशन जरूर रिलेट होगा। वो एक तो बाउंड्री कंडीशन से, और दूसरा ब्लोच फंक्शन। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, ब्लोच फंक्शन यही तो कह रहे थे कि यहाँ पर वेव फंक्शन और यहाँ पर वेव फंक्शन इस तरीके से रिलेट होगा। ये सब चीजें करी उन्होंने और पूरी प्रोसेस अप्लाई की, कैलकुलेशन की, और उन्होंने क्या क्या चीजें एजम्पशन मानी उन्होंने। तो उन्होंने पहली चीज है, एज्यूम दैट द एनर्जी ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडर
कंसिडरेशन इज shall assume, देन V0 क्या हो जाएगा? तो अब अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते थे, इस क्वांटिटी में इसको पूरा अल्फा स्क्वायर मान लेते थे क्वांटम में, है ना? वही इन्होंने किया और इन्होंने इसको क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर कर दिया 2 MEH। लेकिन ये किस रीजन में? उस रीजन में देखिए, ये जो है जब पोटेंशियल जीरो है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस रीजन में तो वी भी है, तो बी में से एनर्जी घट जाएगी आपकी। तो तब यहां पर क्या आ जाता है, तब यहां पर इसको हम बीटा स्क्वायर लिख देते हैं 2M B0 - E। सिंपल है, इतना आपको सबको याद होगा। टू ऑब्टेन ए कन्वीनियंट सॉल्यूशन, है ना? अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्रोनी-पेनी मॉडल, कंसीडर द केस विच, इस वाले पेज पे अगले, है ना? तो ये सब चीजें आप यहाँ क्लियर कर लेंगे। इन सबको लगाने के बाद आप सारे इसके कांस्टेंट निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना? ये याद होगा, इसको कोई मैं नहीं इंटरेस्टेड का, क्योंकि बिकॉज मुझे प्रोसेस में एक आपको क्या चाहिए कि प्रोसेस की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। प्रोसेस क्योंकि लंबा वर्ड, आप एजे डेकर में जाइए, सब कुछ दिया हुआ है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल रिजल्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और जब वो करते हैं तो वो क्या एजम्पशन मानते हैं? पहली एजम्पशन वो मानते हैं, द रिजल्ट इज सिंप्लीफाइड इफ we represent the potential by the periodic delta function obtained by the pass b is tends to 0 and v0 is tends to infinite। इसका मतलब क्या है जी? देखिए, आप अगर मैं उसी फिगर की तरफ आपको ले चलूं पीछे, तो ये उसको बहुत जीरो लेके जाना चाह रहे हैं, बहुत छोटा लेके जाना चाह रहे हैं, है ना? इसको बहुत छोटा लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना? जीरो की तरफ, और इसको इन्फिनाइट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं? स्पाइक मिलेगी, वो डेल्टा फंक्शन की बात ही करे। डेल्टा फंक्शन क्या होता है जी? एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू देता है, अदरवाइज जीरो हो जाता है। ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो वो ऐसा ही करना चाह रहे हैं। लेकिन यहां से आगे जो करूंगा मैं आपको बता दूं, एक चीज की और बात करते हैं कि ये कितना भी छोटा हो जाए, ये कितना भी बड़ा हो जाए, और दो नंबर ए क्रॉस बी इज समथिंग, अगर ए टेंस टू इन्फिनाइट बहुत बड़े की तरफ है, और a tends to infinite and b tends to 0, means a dot b tends to something ऑलवेज इक्वल टू, अगर ये देखिए इन्फिनाइट हो नहीं रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये 10⁻6 हो जाए, और ये बहुत छोटा हो रहा है, 10⁻⁻6 हो जाए, तो ये 1 फाइनाइट। और ये डेल्टा फंक्शन में होता भी है कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और यहां पर एरिया क्या है? बी और बी जीरो, है ना? बी और बी जीरो, तो ये सब पॉसिबल है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टेड क्या है? ये चीज, कि ये जो चीज है वो हमेशा फाइनाइट रहेगी। ये क्या है? हमेशा फाइनाइट रहेगी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? तो जब ये करते हैं तो एक स्टेप पर हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, M0 V0 V। जब ये कंडीशन आप लगा देते हैं तो आपको मिल जाता है H क्रॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस ए, है ना? ये सॉल्यूशन मिलता है। अब इसमें क्या करते हैं, वो इस क्वांटिटी को P लिख देते हैं, इसको लिखते हैं, कुछ और करते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा ए आ रहा है ना, तो अल्फा नीचे का ऐसे रहने दिया, ए आ रहा है तो ए ऊपर आ जाएगा, MB0 AB/H क्रॉस। कोई दिक्कत है क्या? अल्फा स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, क्यों है? होनी भी नहीं चाहिए। और ये जो है, ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी है, तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम बी के बिहाफ पर ही सारे के सारे रिजल्ट डिस्कस करेंगे। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस बी। बात समझ रहे हैं क्या? बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, अभी तक कांस्टेंट है। आगे हम इफेक्टिव मास एक सेशन है हमने पढ़ा है, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम एम को कांस्टेंट मान रहे हैं।
वो अलग बात है, आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो इन सब के बिहाफ पर आपको ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। मुझे इसी में इंटरेस्ट था, इसको लिखा है P अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए कोस अल्फा ए कोस ए। बात समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं? कुछ दिक्कत ही की बात ही नहीं, ये मतलब पूरा प्रोसेस करेंगे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जहां पर P ये है आपका। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा ए का फंक्शन है, ये के ए का फंक्शन है, और अल्फा ए का ये फंक्शन है। अल्फा ए मींस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मींस अल्फा, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स में याद हो तो एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, तो ये एंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल के फाइनल सारे रिजल्ट हम इसी इक्वेशन के भी आप पर डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप फंक्शन है अल्फा ए का, तो आप क्या इसको अल्फा ए को ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही क्रोनी ने किया, क्रोनी मैन ने क्या किया, इसको ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद ये वाला ग्राफ मिला, सॉलिड लाइन है ना। तो ये अल्फा ए के फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, कुछ अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, केवल सिंपल सी बात बता रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने पी अल्फा ए साइन अल्फा ए कोस अल्फा ए को अल्फा ए के फंक्शन में ड्रॉ कर लिया। लेकिन भाई पी की एक वैल्यू डिफाइन करने की पड़ेगी ना। पी क्या है, पी तो वेरिएबल है, ए बी एच इसके फंक्शन में। तो हमने पी को क्या माना, पी को 3π/2। तो अगर वो 3π/2 मानते हैं, नहीं इसमें क्या हो जाता है, पी 3π/2 जब मानते हैं हम, तो क्या होता है, ये इस तरीके का एक फंक्शन देता है, इस टाइप का। ये डेल्टा फंक्शन ही टाइप है, कहीं ना कहीं ध्यान हो तो। लेकिन वहां पर तो डेल्टा बिल्कुल ही स्पाइक हो जाता है, लेकिन नहीं इतना नहीं है, लेकिन बीच में बढ़ रहा है। अब जब इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, वो एक चीज देखते हैं कि भाई ध्यान हो तो राइट साइड में जो हमारी फाइनल इक्वेशन है, राइट साइड में है कोस के ए, लेफ्ट साइड में ये है। अब ये वाली फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है कि इस प्लस और माइनस के बाहर भी जा रही है, प्लस और माइनस के बाहर भी जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? अच्छा चलो देखो, जब इस फंक्शन को ड्रॉ किया तो इसकी वैल्यू +1 और -1 से बाहर जा रही है। +1 -1 में क्यों इंटरेस्ट है? बिकॉज क्योंकि राइट साइड जो है वो हमेशा -1 और +1 से बाहर हो ही नहीं सकता। राइट साइड का मतलब क्या है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है ना, और साइन और कोस के पीरियोडिक फंक्शन में कितनी भी वैल्यू हो जाए, कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी, और कोस की माइनस वैल्यू -1 होगी। कोई दिक्कत ही है क्या? दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। हम्म तो दिस इज इक्वल टू कोस के ए, एंड दिस विल बी बिटवीन -1 एंड +1। कोई दिक्कत बात है? कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा। अब जब कोई एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, और z की वैल्यू -1 और +1 से बाहर जा ही नहीं सकती, या +x -x से बाहर जा ही नहीं सकती, कुछ भी मान लीजिए आप, और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग वैल्यू दे रहे, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है किसी एक ही रीजन, केवल उतने ही रीजन में सेटिस्फाई हो पा रही है जब लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई की वैल्यू +x और -x के बीच में आ रही। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, समझ में आ जाएगा आपको। तो अब ये बात क्या कहती है कि यहां पर जब ये भी वेव फंक्शन इतने रीजन में पहुंचता है, इस रीजन में, ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। बात समझ गए क्या? बस यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है फॉरबिडन रीजन का, कि भाई यहां से जो ये बाहर वाला रीजन है, इससे बाहर का रीजन, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपकी इक्वेशन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये क्रोनी पेनी मॉडल का रिजल्ट थे। अब इसके बाद क्या है, आपको पता हो तो हमेशा जो कोस है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए के ए है, और कोस के ए के हिसाब से, क्योंकि यहां पर कोस के ए है, और लेफ्ट ये के ए कहां पर 0 पर +1 देता है, और यहां पर -1 देता है, कहां पर -पाई पर। तो -के ए बराबर पाई, ये हो जाएगा ये प्लस। इसी तरीके से ये फिर 1 दे देता है, यहाँ पर फिर -1 देगा, इस तरीके से चलती रहेगी वैल्यू। समझ में आ रही है क्या बात?
अब इन रिजल्टों को अगर आप देखें तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है ना जी, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है अलाउड रीजन। और ये वाला जो रीजन है ना, मैं कलर बदल देता हूं, ये वाला जो रीजन, ये है फॉरबिडन रीजन। बात समझ में आ रही है? अब इन रिजल्टों को देखिए कि जो फॉरबिडन रीजन है वो धीरे धीरे यहां पर इतना बड़ा था और कम हो गया, आगे जाके और कम हो गया, आगे जाके और कम हो गया, आगे जाके और कम हो गया। तो फॉरबिडन रीजन जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू बढ़ाते, इधर भी सेम वही है, तब कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है क्या? आगे मैं इनको स्टेप में लिख दूंगा, चिंता ना करिए, अभी बस आप रिजल्ट देखिए, है ना, जिससे मुझे दोबारा इधर ना आना। ये वाले रीजन की अगर हम बात करें, रेड वाले रीजन की, तो ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और ये कम होता है। तो अल्फा ए के बढ़ने से अलाउड रीजन बढ़ता है, और अल्फा ए के कम होने से अलाउड रीजन, सॉरी, अलाउड रीजन अल्फा ए की वजह से बढ़ता है और फॉरबिडन रीजन कम होता है। बात क्लियर है? चलिए अब पी की वैल्यू पे देखते हैं। अगर आप सोचो पी बढ़ाने लगो तो क्या होगा जी? पी अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या ये स्ट्रेट हो जाएगा? एक पर्टिकुलर की हम बात करें, पी को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे, वैल्यू इतनी है, तो ये क्या थोड़ा ऐसे हो जाएगी क्या इक्वेशन? यहां देखिए, तो क्या ये अलाउड रीजन केवल इतना रह जाएगा क्या? तो पी की वैल्यू बढ़ाने पर अलाउड रीजन कम हो रहा है, पर्टिकुलर रीजन, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर रीजन। ये बात सही है क्या? एक चीज और देखिएगा कि इस साइड में के की बहुत सारी अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन आपका वही वैल्यू देता जा रहा है। देखिए के की इस वैल्यू के लिए, इसके लिए, सब इन सब वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू देता जा रहा है ना, के की इन सब वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू देता जा रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या बात? तो के मतलब यूनिक नहीं है, के यूनिक नहीं है किसी एक चीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए भी एक वैल्यू आ सकती है। तो इन सब रिजल्टों को अब समराइज कर देते हैं और देखते हैं क्या है। पहला रिजल्ट क्या कह रहा था? पहला रिजल्ट क्या, और ये इसी इसी रीजन, इन्हीं सब चीजों से हम पहुंचेंगे ब्रिलियंट जोन की तरफ, फॉरबिडन रीजन की तरफ, बैंड गैप की तरफ, है ना। चलिए, तो पहला चीज क्या है? द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट इन नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड एंड सेपरेटेड द फॉरबिडन रीजन। पहली बात बिल्कुल क्लियर है, यही हमने कही कि भाई आपके पास कुछ रीजन अलाउड है, कुछ रीजन फॉरबिडन है, फिर अलाउड, फिर और फॉरबिडन, इसी तरीके की पीरियोडिसिटी चल रही है। पहली बात क्लियर है, ये हम डिस्कस। दूसरी चीज क्या है? द विद ऑफ अलाउड बैंड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए, अलाउड की जो विद थी वो इंक्रीज होती चली जा रही थी जैसे आप आगे चल रहे थे, तो वही बात वो कह रहे हैं, द विद ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा ए, दैट इज द इंक्रीजिंग एनर्जी, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट। अब इसका दूसरी फैक्ट क्या है? विद इंक्रीजिंग द एनर्जी, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फैक्ट that the first term decreases the average increasing अल्फा ए। फर्स्ट टर्म कौन सी? इसी वाले जो इक्वेशन थे, पी अपॉन अल्फा ए इंटू साइन अल्फा ए, उसकी बात कर। दो बार रिजल्ट क्लियर है, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या कहते हैं? द विद ऑफ पर्टिकुलर अलाउड बैंड डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग पी। ये बताया था क्या अभी मैंने? जैसी पी को आप बढ़ाएंगे तो ये कम होती चली जाएगी। दैट इज द इंक्रीजिंग इन बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन बाइंडिंग एनर्जी। देखिएगा, पी अभी मैंने एरिया और वॉल्यूम और पोटेंशियल से आपको बताया, रिलेशन, वॉल्यूम नहीं, पोटेंशियल से बताया। तो अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले मैंने जो पहला सेशन था मेरा बॉन्डिंग पे, बॉन्डिंग इन सॉलिड, उसी में आपको बताया था कि म्यू, जो वी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो उससे रिलेट पी को करते हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्सट्रीमम केस व्हेन पी इज टेंड्स टू इन्फिनाइट।
देन द अलाउड रीजन बिकम इनफिनाइटली नैरो, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, बता चुका हूं। द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम द लाइन स्पेक्ट्रम, ये दिखाऊंगा अभी, देखेंगे अभी लाइन में देखेंगे, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम आपका लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा, आगे ग्राफ में देखेंगे। In that case the final equation has the solution sin alpha a is equal to 0, और ये sin alpha a 0, तो sin n पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती रहती है, जहां पर ये होगा, और एनर्जी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी e पाई स्क्वायर, और ये कहा, ये किसकी होती है, बॉक्स वाले पार्टिकल में यही होती है क्या, पोटेंशियल बॉक्स की यही प्रॉब्लम है ना। तो विच वन रिकॉग्नाइज एज द एनर्जी लेवल ऑफ पार्टिकल इन द कंसिस्ट इन द पोटेंशियल बॉक्स इन द एटॉमिक डायमेंशन। Physically, this could be expected because larger p tunneling through the barrier become impossible। बात समझ रहे हैं क्या, टनलिंग याद है भाई, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल स्क्वायर पोटेंशियल वेल में फाइनाइट स्क्वायर, तो फाइनाइट में चांसेस होते हैं लेकिन इनफाइनाइट में तो चांसेस होते ही नहीं है ना। तो वही कह रहे हैं कि p अगर लार्ज हो जाएगा तो टनलिंग इम्पॉसिबल, बाहर निकल ही नहीं पाएगा सिस्टम से। तो ये बैंड गैप, मतलब ये बता रहे हैं कि बैंड में है इलेक्ट्रॉन, एक जगह नहीं है कि सब जगह, वो ये नहीं कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बैंड्स में है, कुछ में अलाउड है और कुछ में फॉरबिडन रीजन है। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या, वही जो अभी मैं आपको रिजल्ट बता रहा था, जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया ये वाला, इसको हम बना के देखते हैं कि इन्फिनाइट तक हो जाएगा या नहीं, भाई स्पेक्ट्रम आएगा नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कह रही थी कि जी सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कब है, जब आपके पास p 0 है। This conclusion are summarized in a figure where the energy spectrum as a function of p, energy spectrum E function of p is equal to 0, we simply have the free electron model and the energy spectrum is a quasi continuous। जब p 0 होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जगह सभी जगह है क्वासी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही कह रही है। एंड व्हेन p इज इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी की तरफ देखिए 1 अपॉन लिखा हुआ है, जीरो भले ही लिखा है तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन की टर्म में लिखा है ना। तो यहां पर आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिल गया बिल्कुल। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे, जो पहले वाला है उसको ऐसे करके समझिएगा, है ना, एक्स एक्सिस इसको और ये हॉरिजॉन्टल। देन रेंज द अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन शेडेड एंड ओपनली रेस्पेक्टिव, तो ये जो शेडेड है वो अलाउड है और जो ये है फॉरबिडन है। एक्सट्रीमम लेफ्ट p is 0 फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला लेफ्ट वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड द एक्सट्रीमम राइट p is इनफाइनाइट। लास्ट में एक और पॉइंट देख, नहीं इससे पहले बाद में और भी डिस्कस करेंगे, अभी ये देखते हैं। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ p द पोजीशन एंड विड्थ ऑफ द अलाउड एंड फॉरबिडन बैंड आर ऑब्टेन बाय इटरेटिंग ए वर्टिकल लाइन एंड द शेडेड एरिया कॉरस्पॉन्ड टू द अलाउड बैंड। वही बात जो ऊपर वाली बात यहाँ मैंने कही है उसी को, ठीक है। तो ये सब आपके रिजल्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, और देख लेते हैं। अब हम बिलियन जोन की तरफ चलते हैं। आपको ध्यान हो क्या, मैंने ये अब जब यहाँ पर बताया था आपको वो अलाउड रीजन इस तरीके से, तो वहां पर कुछ के की वैल्यू मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ, हाँ बस वो यूज हो जाएगा अब यहाँ पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, के साथ एनर्जी को ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक हमने फंक्शन किया था अल्फा ए को, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोस के, मेन तो के से डिपेंड करना है ना वेव वेक्टर। तो के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि पाई बाई ए पर ही डिसकंटिन्यूटी आई थी, फिर 2 पाई बे पर डिसकंटिन्यूटी आई थी, फिर यहां पर, और देखिए ये बढ़ता जा रहा है क्या, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो द एनर्जी ई एज ए फंक्शन ऑफ द वेव वेक्टर के इन द स्लोप इज द हाफली पॉजिटिव। अच्छा हाँ, एक चीज और है, हम लोग जब मैं खुद पढ़ रहा था कंफ्यूज होता रहा, ये कहता ये इधर को भी ऐसे ही है जी, चिंता ना करिएगा, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया गया है ना। ब्रिलियंट जोन जब पढ़ाया है मैंने, उसमें आप देखिएगा ये इस तरीके से, इधर को भी ऐसे ही है। तो ये रीजन आपका फोल्ड है। द डिसकंटिन्यूटी इन ई वर्सेस के वेक्टर अकर एट एन पाई, हर एन पाई पर आती रहेगी, एंड वेयर द के वैल्यू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द फर्स्ट बिलियन एंड सेकंड बिलियन। ये जो वैल्यू है फर्स्ट बिलियन जोन, सेकंड बिलियन जोन, थर्ड, और हर बिलियन जोन पर आपको डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। यहां तक कंटिन्यूस एनर्जी, फिर डिसकंटिन्यूटी, फिर डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमें बेसिकली पूरी थ्योरी जो आप पीरियोडिक पोटेंशियल ले लेते हैं तो वो कंप्लीटली आपको डिफाइन कर देती है कि चीजें कैसे पॉसिबल है ना। चलिए और देख लेते हैं।
के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि के यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? इज प्लॉटेड वर्सेस द रिड्यूस वेक्टर। रिड्यूस वेक्टर क्यों? क्योंकि वह एक नहीं है। रिप्रेजेंटेड इन फिगर इज रिप्रेजेंटेड, देखिए इज यहाँ पे डॉट नहीं है ना, कोमा समझिए। within a given energy band, the energy is a periodic function of k. For example, one replaced by k 2 pi n, where the n is an integer, the right hand side final equation. क्योंकि हर n पाई पर वही है ना, 2n पाई पर, सॉरी, क्योंकि कोस में तो माइनस प्लस चलता रहता है, तो हर 2 पाई पर वही आता रहेगा, हर 2 पाई पर वही वैल्यू आती रहेगी। तो k वही है भाई, k की k रखो या k प्लस 2 पाई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही वैल्यू आने वाली। तो where n is an integer, the right hand side is equal. So k is not uniquely determined. एक वैल्यू नहीं है कोई भी. It is therefore frequently convenient to introduce a reduced vector. तो यहां पर फिर आप रिड्यूस वेक्टर यूज करते हैं, विच लिमिटेड टू द दिस रीजन, वो हमेशा इसी रीजन में। बस ये पहला बैंड, दूसरा, तीसरा, इसके ऊपर नीचे बनाते रहेंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू पर यही वैल्यू देने वाला है ना के, तो जरूरी नहीं कि आप आगे आगे करके ऐसी बनाए, इसी रीजन में दोबारा बनाते रहिए। समझ गए क्या? चलिए, अब इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है, इट मे बी नोटेड here that the fact that k is not uniquely determined also follow the quite generally form of Bloch function. ब्लोच फंक्शन में ध्यान है क्या? वहां पर हम पीरियोडिसिटी की बात कर रहे थे, हर टाइम के बाद के ई टू द पावर आई के ऐसे आ रहा था। तो यही के मतलब एक वैल्यू के बाद टू, क्योंकि आई के को कैसे बोलते हैं, साइन के फंक्शन, कोस और साइन में, और वहां पर भी हर एंगल चेंज होने के बाद 2 पाई के बाद वही आता रहेगा। तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं ब्लोच फंक्शन को भी सपोर्ट क्यों करेंगे ही, क्योंकि हमने पहली एजम्पशन ब्लोच फंक्शन की मानी है भाई। क्रोनी पेनी मॉडल नया नहीं है, उन्होंने तो ब्लोच के बाद आगे चीजें शुरू करी। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन इन एनी एनर्जी इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट सेल एन। बस, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन इन एनी एनर्जी बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये सब पूरा आपका क्रोनी पेनी मॉडल था, जो बेसिकली क्या बात करते हैं, वो बेसिकली दो चीजों पे ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। पहला, पीरियोडिक पोटेंशियल पर, और फिर पीरियोडिक के बाद वो ले आते हैं आपको अलाउड और ऑर्बिटल। उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सब इन्होंने डिस्कस किए हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल है वो कर ले। क्रोनी पेनी मॉडल से तो डायरेक्ट कोई सवाल नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन फिर भी एक ये सवाल आया क्योंकि बैंड थ्योरी से ही रिलेटेड है, डेंसिटी फंक्शन स्टेट हमने पढ़ा था, तो वो मैं यहाँ पर ले आया आपके लिए, है ना। एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो ये क्या है, द लो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड इन द टू डायमेंशनल सीट ग्रेफीन, ये एम नहीं एन होगा, ग्रेफीन इज गिवन बाय दिस वेयर द ई इज ए वेलोसिटी ऑफ एक्साइटेशन, द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, फर्मी एनर्जी पूछ लेते हैं, डेंसिटी स्टेट पूछ लेते हैं, फोनोन के लिए पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए पूछ लेते हैं, फर्मियोन तो ये मैं एक बार समराइज में समरी में लिखवाया भी है, फिर भी एक सवाल है तो करा देते हैं। कैसे करेंगे जी? देखिए, द नंबर ऑफ k state in range k and k plus, याद है क्या? ये कराया था। तो वहां पर जी के आप जो नंबर ऑफ स्टेट में आप लिखते हैं जी डी के फंक्शन में, एनर्जी के फंक्शन में भी लिखवाया था L/2 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई के डी। एनर्जी में भी लिख लेते हैं, अभी यहाँ क्योंकि पोजीशन के का फंक्शन है तो के में दिया, नहीं तो डायरेक्ट ई में लिखते फिर के में लिखते। अब लिखेंगे भी तो ई बराबर आपको क्या दिया, एच न्यू के, वैल्यू रख लीजिए, अब ई में ले जाइए, ई में जब ले जाएंगे तो यहाँ ई डी एच के L/2 पाई ऐसे ही रहेगा आपका, और यहाँ पर 2 पाई के बराबर क्या हो गया जी, ई अपॉन एच न्यू हो गया, और डी के की जगह पे डी ई लिखेंगे, और डी ई अपॉन एच न्यू आ जाएगा। पूरे को जब सॉल्व, और फिर लास्ट में आप डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना चाहते हैं, वी बराबर होता है जी ई डी ई अपॉन, हाँ यही है ना, ये डी,
इसको पूरे को सॉल्व करिएगा और लास्ट में जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो ई के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, है ना। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये सब सॉल्व करेंगे, जी की वैल्यू रख देंगे डी के साथ, जी डी, और यहाँ पर देखिए ई की प्रोपोर्शनलिटी है इसमें, है ना। ई की जी ई एल स्क्वायर, हाँ एक चीज हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर भी ई आएगा ना, यहाँ डी, तो ये वाला ई इसके अपोन में चला जाएगा और इस ई से ये ई कैंसिल, और एच, ये प्रोपोर्शनलिटी ई के रेस्पेक्ट, है ना, करने के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, है ना। जो भी आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है, प्लीज मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो सारे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आज की समरी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो फाइनली हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्रोनिग पेनी मॉडल डिस्कस किया, रिजल्ट डिस्कस किए, अजम्पशन डिस्कस की, है ना, और एक क्वेश्चन भी किया डेंसिटी ऑफ स्टेट को लेकर के। देखिए मैं क्वेश्चन कम कराता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नहीं कराने में इंटरेस्ट है। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नहीं होता है मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा, अच्छा लगेगा मुझे कराना, है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा कहने का देखिए, सॉल्यूशन भी सबके पास है ना, पुराने सबके सब बुक्स के, जो नहीं मिलता है मुझसे बता दो, मैं दे दूंगा, मेरे पास है। कुछ हो सकता है भाई कोई सवाल ना करा पाऊं, तो उसके लिए कोशिश करूंगा जानने की, है ना। तो अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे क्रोनीपेनी ब्रिलियन जोन, है ना, ब्रिलियन जोन 2। ब्रिलियन जोन एक बार मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं ब्रिलियन जोन 2। चलिए अब इसकी चिड़िया बना देते हैं, उड़ा देते हैं, और अब डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारा मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और जल्दी प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 25 रुपए से स्टार्ट है मात्र पर डे। आइकॉनिक का 58 रुपए पर डे से स्टार्ट है। तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करिए। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरा कोड यूज कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वहां से मिलेगा। मदन मोहन दानी जी की लाइन है, अच्छी लगती है। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।